जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रशिया ने इस बार खास तौर पर भारत को ऑफर कर दिया है अब अपना नया Su-57D, जो कि एक ट्विन सीट वाला फाइटर जेट है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसके साथ ये रहेगी कि ये अपने साथ मौजूद ड्रोन को भी कमांड करेगा, जिसका मतलब ये है कि इसमें 2 कॉकपिट होंगे। आगे बैठा पायलट फाइटर जेट को उड़ाएगा और कॉम्बैट करेगा, पीछे बैठा हुआ दूसरा पायलट AI इनेबल्ड ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम को मैनेज करेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल रशिया Su-57 और S-70 ऑथेंटिक के बीच मैन अनमैन्ड टीमिंग पर काम कर रहा है। अब भारत की भी बात की जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट के साथ भारत अपने घातक यूकैफ को जोड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है? अभी Su-57D जो है वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है। भारत का घातक और जो दूसरे हमारे ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन्स हैं वो भी अभी ऑपरेशनल स्टेज पर नहीं है। इसीलिए Su-57D और घातक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी एक कंफर्म डील नहीं हो सकती है, बल्कि एक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा AI कंट्रोल, सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा लिंक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान कमांड लिंक को सुरक्षित रखना भी बड़ा चैलेंज होगा। तो यहाँ पर भारत के लिए एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब भारत रशिया के इस नए ऑफर, जिसमें कि Su-57D और S-70 ऑथेंटिक का वो हमें ऑफर कर रहा है, ऐसे में क्या भारत को इस डील की तरफ जाना चाहिए या फिर भारत को अपने एमका और घातक इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए? फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भारत का एमका और घातक इकोसिस्टम इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हमारे दुश्मनों के पास, खास करके अगर पाकिस्तान की बात की जाए, उसे 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी मिलती है तो भारत को कुछ संख्या में Su-57D की तरफ रुख जरूर करना चाहिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक्स के लिए करीबन 9,000 करोड़ रुपए के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि APS प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब जल्द ही ग्लोबल टेंडर जारी हो सकता है। APS की अगर बात की जाए तो APS का सबसे बड़ा काम होता है कि अगर दुश्मन का कोई ATGM, रॉकेट या दूसरा एंटी टैंक हथियार टैंक की ओर आता है तो APS के रडार और सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर सिस्टम कुछ ही मिली सेकेंड्स में थ्रेट की डायरेक्शन और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करके उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। मतलब मिसाइल टैंक से टकराए उससे पहले ही उसे रास्ते में ये रोक देगा। इस कंपटीशन में दोस्तों हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरीके की टेक्नोलॉजीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो हार्ड किल वाला इंटरसेप्टर होगा उससे हम इनकमिंग मिसाइल को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो सॉफ्ट किल सिस्टम जैमिंग, स्मोक या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से दुश्मनों की मिसाइल की गाइडेंस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट्स तो यहाँ पर यह बता रही है कि L&T ने इजरायली ट्रॉफी APS के साथ पार्टनरशिप की घोषणा कर दी है, जबकि साब जैसे इंटरनेशनल प्लेयर भी कंपटीशन में आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर भारत के पास अपना कोई स्वदेशी हार्ड किल APS मौजूद नहीं है। हालांकि खबर आई थी कि बन रहा है, लेकिन अभी ये मैच्योर हुआ है या नहीं। लेकिन अगर भारत यहाँ पर विदेशी सिस्टम को चुनता है तो भारत के सामने असली चैलेंज होगा इनका लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। दूसरा चैलेंज यहाँ पर आ सकता है कि जो हमारे मौजूदा T-90 और T-72 और अर्जुन टैंक्स है उन पर इस APS को इंटीग्रेट करना, जिसका मतलब है कि बिना टैंक का वेट और मेंटेनेंस बर्डन को बहुत ज़्यादा बढ़ाए बिना ये काम करना होगा। लेकिन अगर भारत खुद से ये क्षमता हासिल कर लेता है तो भारत की आर्मर्ड फोर्सेस की सर्वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। और ऐसे में तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत को प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के साथ इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर R&D करनी चाहिए और अपना खुद का APS सिस्टम हमें तैयार करना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने इंडियन नेवी के लिए 2 अहम टेक्नोलॉजीज को भारतीय कंपनियों तक पहुंचाने की बड़ी पहल की है। DRDO के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने 2 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन किए हैं। पहली टेक्नोलॉजी है सबमरीन फायर डिकॉय। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया। ये जो सबमरीन फायर डिकॉय है दोस्तों, ये पनडुब्बियों की सुरक्षा में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन के सेंसर्स या फिर टॉर्पीडोज को कंफ्यूज किया जा सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है LM-2500 गैस टरबाइन की फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग टेक्नोलॉजी की। इसे हैदराबाद की वर्टेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम को ट्रांसफर किया गया। LM-2500 जैसे गैस टरबाइंस वॉरशिप की प्रपोजन सिस्टम में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन टेक्नोलॉजीज को अब DRDO लेबोरेटरी से भारतीय इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन इकोसिस्टम तक ले जाने का रास्ता मजबूत हो गया है। और इससे दोस्तों भारत में इस तरीके की क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी को बनाया जा सकता है और विदेशी डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है। यानी DRDO सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि अब उसे इंडस्ट्री तक पहुंचाकर प्रोडक्शन में बदलने पर जोर दे रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अब अपने मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को दुश्मन के साइबर और सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने के लिए एक खास फैसिलिटी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने अश्वस्त नाम की एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। अश्वस्त का पूरा नाम है असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हार्डवेयर फॉर वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स।
इस फैसिलिटी का काम होगा मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में छिपी वर्नेबिलिटीज और सिक्योरिटी वीकनेस को पहचानना, जिसका मतलब है कि भारतीय सेना के क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दुश्मन के साइबर और टेक्निकल अटैक के खिलाफ पहले से ही टेस्ट कर लिया जाएगा। और ये फैसिलिटी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करने में मदद करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो हमारा बेहतर साइबर रेजिलियंस होगा, हमारे डिफेंस सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होंगे और जंग के दौरान बेहतर ऑपरेशनल रेडीनेस मिलेगी। इस फैसिलिटी का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल धीरज सेठ जी ने किया है। क्योंकि दोस्तों आज की जंग में मिसाइल, टैंक्स, ड्रोन्स सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सिक्योरिटी भी बैटलफील्ड एडवांटेज बन चुके हैं। इसीलिए भारत अब अपने डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अटैक रेजिस्टेंट और सिक्योर बनाना भी सीख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि दुश्मन हमारे ड्रोन्स को जैम कर सकता है और जैमिंग के जरिए ड्रोन का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन अगर जैमिंग के बीच भी ड्रोन का कनेक्शन बना रहे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब भारत ने तैयार कर लिया है कैलबरी 100 यूएवी डेटा लिंक। क्योंकि अब बैटलफील्ड में ड्रोन केवल कैमरा लेकर नहीं उड़ते हैं, बल्कि वो सर्विलेंस, रिकॉग्निशंस और टारगेट ऑब्जर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन इसके लिए ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच लगातार कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यहीं पर काम आता है डेटा लिंक। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी BSS मटेरियल लिमिटेड ने कैलबरी 100 यूएवी डेटा लिंक डेवलप किया है। कंपनी का कहना है कि इसका लाइन ऑफ साइट रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसमें DSS और FHSS स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो रेडियो इंटरफेसेस वाले एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन लिंक को ज्यादा मजबूत बना सकता है। कंपनी ये भी कह रही है कि इसमें AES 128 इंक्रिप्शन भी दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका साइज छोटा है और वेट कम है। कैलबरी 100 का वजन 160 ग्राम और पावर कंजम्पशन लगभग 5 वाट के आसपास बताया गया, यानी कि इसे छोटे और मीडियम टैक्टिकल यूएवीज में भी इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये मौजूदा कई ऑटो पायलट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एक रिलायबल और सिक्योर डेटा लिंक किसी भी मिलिट्री ड्रोन की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज में से एक होती है। भले ही ड्रोन कितना भी एडवांस हो, अगर उसका कम्युनिकेशन लिंक टूट गया तो मिशन पर सीधा असर पड़ सकता है। और ऐसे में कैलबरी 100 इसी क्रिटिकल कनेक्शन को मजबूत करने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की वज्रा कॉर्प्स ने अब अपनी नई बाज बटालियन शुरू की है। बाज बटालियन को वज्रा कॉर्प्स की ऑपरेशन कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया। इसका फोकस होगा एरियल एजिलिटी, फास्टर रिस्पांस और बैटलफील्ड रीच, यानी कि जरूरत पड़ने पर सेना को आसमान से सर्विलेंस और बैटलफील्ड सपोर्ट में नई क्षमता मिल सकती है। भारतीय सेना इस बात को अच्छी तरीके से जान चुकी है कि मॉडर्न वॉरफेयर में बैटलफील्ड की तस्वीर बदलती जा रही है। ड्रोन, एरियल सर्विलेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज अब जमीन पर मौजूद सैनिकों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और बाज बटालियन इसी बदलती जरूरत के हिसाब से वज्रा कॉर्प्स की एरियल कैपेबिलिटी को एक नया डायमेंशन दे सकता है। दोस्तों पाकिस्तान, चाइना, टर्की, इनका अब लिंक, इनका नेक्सस बहुत मजबूत होने वाला है। ऐसे में अब कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लगातार कार्गो पे कार्गो जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इवन अब तो कराची में चाइना का J-16, KJ-500 अवाक्स और Y-20 भी दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चाइना इन्हें पाकिस्तान को दे रहा है? दरअसल दोस्तों कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइनीज J-16 फाइटर जेट्स, KJ-500 अवाक्स और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखाई दिए हैं। पहली नज़र में ये काफ़ी बड़ी खबर लगती है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं इसका फैक्ट चेक। जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवरी देने नहीं आए। इनका डेस्टिनेशन इजिप्ट है, जहां चाइना और इजिप्ट के बीच ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026 एक्सरसाइज होने वाली है। यानी कि कराची में इनका रुकना एक शेड्यूल्ड ट्रांजिट स्टॉप माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर J-16 स्ट्राइक फाइटर, KJ-500 और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मौजूदगी ये भी चीज़ दिखाती है कि चाइना अपने इंटीग्रेटेड एयर पैकेज को लंबी दूरी तक डिप्लॉय करने की क्षमता बढ़ा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग सवाल भी जरूर है, आखिर कराची के रूट को क्यों चुना गया? पहले चाइनीज एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की तरफ जाते समय UAE के रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं। इस बार कराची में रुकने के पीछे का एग्जैक्ट जो रीजन है वो ऑफिशियली क्लियर नहीं है। हालांकि मैंने कल आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि टर्की का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। फिलहाल ये क्या चीज़ लेकर आया है ये बात अभी वेरीफाई नहीं है, इसीलिए अभी फिलहाल चाइनीज ट्रांजिट और टर्किश कार्गो क्लेम को एक घटना मानना सही नहीं होगा। और चाइना को भी पता है कि वो भैया क्यों इनको, इन गरीबों को अपने J-16 और KJ-500 और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन असली बात तो यहाँ पर ये है कि चाइना अपनी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, अवाक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को हज़ारों किलोमीटर दूर तेज़ी से डिप्लॉय करने की क्षमता डेमोस्ट्रेट कर रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनी प्राइम टूलिंग अब एक ऐसे रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन को तैयार कर रही है जो बिना बाहर की हवा से ऑक्सीजन लिए भी काम कर सकता है। ये कंपनी इस वक्त 2.8 किलोन्यूटन क्लास के आरडी प्रोटोटाइप पर काम कर रही है और अब इससे भी ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये एक नॉन एयर ब्रीथिंग आरडी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसका मतलब है कि इंजन कंबशन के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अपना ऑक्सीडाइजर टैंक साथ लेकर ही चलेगा। कंपनी कह रही है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 1.3 किलोन्यूटन, 2.4 किलोन्यूटन और 4.08 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले मॉडल्स पर काम किया जा रहा है। जहां एक सामान्य इंजन में जो ईंधन है वो रिलेटिवली कंट्रोल तरीके से बर्न होता है, लेकिन यहाँ पर आरडी में कंबशन चैम्बर के अंदर एक रोटेटिंग डिटोनेशन वेव घूमती है। इससे थ्योरेटिकली ज़्यादा प्रेशर गेन और बेहतर थर्मल एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। और ये इंजन दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि इतना आसान नहीं है इसे बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, इसके अलावा स्टेबल डिटोनेशन और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस को भी संभालना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल कंपनी इसे काफ़ी सिंपल और पोटेंशियली एक्सपेंडेबल प्रपोजन आर्किटेक्चर के रूप में डेवलप कर रही है। लेकिन अगर ये कंपनी आरडीई को एक बड़े थ्रस्ट क्लास तक पहुंचा देती है तो भारत के प्राइवेट एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा प्रपोजन माइलस्टोन हो सकता है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए आगे की टेस्टिंग भी होगी। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।